चलिए, तो रवि वर्मा के साथ सभी को संस्कृत क्लासेस में स्वागत करते हैं। आज सीखेंगे बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग। पहला क्वेश्चन है आपका, वन्य संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। पहला प्रश्न आपका है, वन्य संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। याद रखेंगे 25 अक्टूबर 1980 को। दूसरा प्रश्न है, ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेदार है या ग्रीन हाउस के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीन हाउस के लिए जो मुख्य रूप से आपका आता है वो तो मीथेन होता है, लेकिन इसमें 3 कारकों को आपको याद रखना है। पहला CO2, दूसरा CH4 और तीसरा CFC। पहला आपका आ गया CO2, CH4 और CFC, जिसको हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है हम लोग का कि अम्लीय वर्षा का कारक कौन है। अम्लीय वर्षा के लिए कौन सा कारक जो है वो उत्तरदायी होता है। तो याद रखेंगे, अम्लीय वर्षा के लिए जो है NO2 और SO2 मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। और ये जो है NO2 और SO2 जो मिलकर जो है मुख्य रूप से अम्ल वर्षा में, याद रखना है कि NO2 नाइट्रिक अम्ल के रूप में और SO2 जो है वो अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेता है। सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा 60 से 70% होती है और नाइट्रिक अम्ल की मात्रा जो है 30 से 40% इसमें होती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, CFC किसके लिए उत्तरदायी है। CFC जिसको हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं, किसके लिए उत्तरदायी है। याद रखेंगे, यह ओजोन परत के क्षय के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है, जिसको CFC बोलते हैं। क्वेश्चन के पैटर्न को बदल के भी पूछ सकता है कि ओजोन परत के क्षय के लिए निम्न में कौन जिम्मेदार है। याद रखेंगे, इसमें आंसर आ जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC जिसे बोलते हैं। अगला प्रश्न आपका 5वां नंबर है, SO2 प्रदूषण का सूचक क्या है। SO2 प्रदूषण का सूचक क्या है, जिसको हम लोग लाइकेन कहते हैं। SO2 प्रदूषण का जो सूचक है उसे हम क्या कहते हैं, लाइकेन के नाम से जानते हैं। अगला आपको याद रखना है 6ठा नंबर क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर है 5 जून। याद रखेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। अगला आपका आता है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा किसका घटक है, तो याद रखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल जो हो गया 60 से 70%, और इसमें नाइट्रिक अम्ल आ गया 30 से 40%। मुख्य रूप से अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेवार जो था वो SO2 और NO2 था। NO2 नाइट्रिक अम्ल बनाया और SO2 ने सल्फ्यूरिक अम्ल बना के अम्ल वर्षा का उत्तरदायी हुआ। अगला क्वेश्चन आपसे है 8वां नंबर, याद रखिएगा, राष्ट्रीय वन नीति। जब जंगलों में जीवों की हत्या होने लगे, पशु मारे जाने लगे, तो इस पे सरकार ने ध्यान आकृष्ट किया और एक कानून बनाया जिसे हम लोग राष्ट्रीय वन नीति कहते हैं। इस राष्ट्रीय वन नीति का जो शुरुआत हुआ वो 1988 में हुआ और इसके अंतर्गत देश भर में जितने भी वनों में रहने वाले पशु हैं जिनकी विलुप्तीकरण होते जा रही है, उन्हें जो है मृत होने से बचाया जाने का प्रयास किया जाने लगा। अगला क्वेश्चन आपका है अगला है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है मुख्यतः ये वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण और वन तीनों से लिया गया है, क्योंकि ये इसमें सभी सम्मिलित हैं। तो याद रखेंगे, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया है, 1986 में। अगला क्वेश्चन है आपका, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, याद रखेंगे, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न आपसे है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। अगला कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 13 नंबर, कान्हा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है। कान्हा नेशनल पार्क जो है वो बाघों के लिए प्रसिद्ध है और कान्हा नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश MP में स्थित है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है इस रूप में बना के, फास्फोरस किस रूप में मिट्टी में रहता है। फास्फोरस जो है वो मिट्टी में किस रूप में पाया जाता है, तो याद रखेंगे ये ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। फास्फोरस मिट्टी के अंदर ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाए जाते हैं या किस क्षेत्र में मिलते हैं। चरम समुदाय जो है मुख्यतः संतुलित क्षेत्रों में प्राप्त होंगे आपको। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है।
बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। पारिस्थितिकी तंत्र में आहार श्रृंखला में, पारिस्थितिकी तंत्र में आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर। अगला क्वेश्चन है अजैव घटक का उदाहरण दे। अजैव घटक का उदाहरण में याद रखेंगे, इसमें जो है मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को लिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका प्राथमिक उपभोक्ता कौन होगा? उत्पादक के रूप में हरे पेड़ पौधे आप जानते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? क्वेश्चन बना दे तो याद रखिएगा, प्राथमिक उपभोक्ता में जितने भी आपके शाकाहारी मिलेंगे, गाय, भैंस, बकरी इत्यादि हम बोल सकते हैं, वो प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण दे। याद रखेंगे, जो प्राथमिक उपभोक्ता को मारकर खा जाता है उसे द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। और इसमें जो है शाकाहारी जो कीड़े होते हैं उसको मेढक खा जाता है, तो यहाँ पर हम मेढक को बोल सकते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। अगला आता है तृतीयक उपभोक्ता। तो तृतीयक उपभोक्ता कंडीशन के अनुसार ये बदलेगा, ज्यादातर में आपको सिर ही मिलेगा और पक्षियों में बाज मिल जाएगा। अगला आता है हवा का वेग किससे मापा जाता है? याद रखेंगे, हवा का वेग किससे मापा जाता है? तो हवा का वेग मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हवा के वेग मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एनीमोमीटर। क्वेश्चन पूछ सकता है एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? एनीमोमीटर से हवा के वेग को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे आता है छिपे हुए रंध्र किसमें पाए जाते हैं? छिपे हुए रंध्र, तो ऐसे पौधे जो स्थलों पर पाए जाते हैं उसे स्थलोभिद कहते हैं, और स्थलोभिद में छिपे हुए रंध्र पाए जाते हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे आता है पौधे जो चट्टान पर उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वे पौधे जो चट्टानों पर उगते हैं, जैसे आप लोग अगर भ्रमण किए होंगे राजगीर का, बराबर का, तो वहां देखे होंगे पहाड़ों पर उस चट्टान पे कुछ पौधे भी उगे होते हैं। तो वैसे पौधे जो चट्टान पर उग आए हैं उन पौधे को हम कहते हैं ऑक्सेलोफाइट। क्या कहते हैं? ऑक्सेलोफाइट। अगला क्वेश्चन आता है वाइटल इंडेक्स का सूत्र क्या होता है? वाइटल इंडेक्स का सूत्र होता है जन्म दर बट्टा मृत्यु दर, और इसका प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कर देते हैं। वाइटल इंडेक्स क्या है? जन्म दर बट्टा मृत्यु दर गुने 100। अगला आता है क्राई एएबी किसे नियंत्रित करता है? याद रखेंगे, क्राई एएबी जो है कॉर्न छेदक, कुछ फसलों में देखे होंगे कि जो छोटे छोटे कीट होते हैं उसमें छेद कर देते हैं, तो उस किट से, तो कॉर्न छेदक किट से जो बचने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्राई एएबी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर, सर्वप्रथम परजीवी गाय का नाम बतलाएं। सर्वप्रथम परजीवी गाय का जो नाम है वो है रोजी। अगला क्वेश्चन आपसे है क्राइजीन बॉल कृमि से किस फसल को बचाता है? क्राइजीन जो है बॉल कृमि से कपास को बचाने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है पीसीआर को विधि किसके लिए आवश्यक है? पीसीआर विधि किसके लिए आवश्यक है? याद रखेंगे, पीसीआर विधि डीएनए संवर्धन के लिए आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, एगारोज किससे प्राप्त होता है? एगारोज समुद्री घास के द्वारा प्राप्त होगा। पीसीआर से किसकी जांच होती है? पीसीआर से कैंसर की जांच होती है। पीसीआर से कैंसर की जांच होती है। अगला क्वेश्चन है जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में किसका निर्माण करता है? जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में किसका निर्माण करता है? तो जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में उत्पादक जीन और माध्यम का निर्माण करेगा। उत्पादक जीन और माध्यम का निर्माण करेगा। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, इको-आरआई एंजाइम का स्रोत क्या है? इको-आरआई एंजाइम का स्रोत है ई कोलाई। अगला क्वेश्चन हो जाएगा एएलयू-आई का स्रोत क्या है? एएलयू-आई एंजाइम है, इसका स्रोत क्या है? तो याद रखेंगे एरिथ्रोबैक्टर ल्यूटियस बोलते हैं। एरिथ्रोबैक्टर ल्यूटियस, ये किसका है? एएलयू-आई एंजाइम का स्रोत है। चलिए, तो 34 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, किण्वन द्वारा प्राप्त किया जाने वाला प्रथम कार्बनिक अम्ल कौन सा है? किण्वन के द्वारा प्राप्त किया जाने वाला प्रथम कार्बनिक अम्ल है जिसका नाम है ऑक्जेलिक अम्ल। अगला क्वेश्चन पूछता है आपसे एसिटाबुलेरिया क्या है? एसिटाबुलेरिया, याद रखेंगे, एसिटाबुलेरिया एक शैवाल होता है
अगला क्वेश्चन है टेरामाइसिन किससे प्राप्त किया जाता है? याद रखेंगे टेरामाइसिन किससे प्राप्त किया जाता है? तो जो टेरामाइसिन है वो स्ट्रेप्टोमाइसिस रेमोसस से प्राप्त किया जाता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस रेमोसस से। ग्लूकोज जो इथेनॉल एवं CO2 ग्लूकोज को जो इथेनॉल एवं CO2 में बदलता है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे जाइमेज एक एंजाइम है जो ग्लूकोज को इथेनॉल एवं CO2 में क्या कर देता है? बदल देता है, जिस एंजाइम का नाम है जाइमेज। अगला दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो याद रखेंगे दूध में केसिन प्रोटीन होता है, और इसी केसिन को प्रोटीन को हटाकर जो है लैक्टोबैसिलस उसको दही में या छाछ में क्या करता है? बदलता है। रुच्छांश, याद रखेंगे पशुओं को जो चारा होती है उसे रुच्छांश कहते हैं, जिसमें घास भूसा चारा आ जाएगा। शहद का निर्माण कौन करता है? अगला क्वेश्चन आपका है 40 नंबर, शहद का निर्माण कौन करता है? याद रखेंगे शहद का निर्माण कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी करते हैं। शहद का निर्माण कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी करते हैं। अगला गेहूं के 4 किस्मों के नाम बताएं? तो याद रखेंगे गेहूं का किस्म है सरबती सोनरा, गेहूं का किस्म है लेरमा रोधे गेहूं है, सोनरा 64 ये भी गेहूं है, कल्याण सोना किसका किस्म है? ये भी गेहूं है, मोती HD ये भी गेहूं है। अगला क्वेश्चन आता है धान के 4 किस्में को बतलाएं? तो धान का किस्म है साबरमती, जया, बाला, ताइचुंग। याद रखेंगे साबरमती, जया, बाला, ताइचुंग क्या है? ये धान है। साबरमती, जया, बाला, ताइचुंग क्या है? ये धान है। हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, और विश्व भर में अगर देखा जाए तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग है जिनको क्या कहा जाता है? हरित क्रांति। इसी डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के जरिए जो है MS स्वामीनाथन ने हरित क्रांति को भारत में लाए थे। अगला था भैंस के किस्म बतलाए? तो भैंस का किस्म है मुर्राह, मेहसाना, सुरती। क्या है? मुर्राह, मेहसाना, सुरती। ये किसका किस्म है? भैंस का। गाय का किस्म बतलाए? गाय का किस्म याद रखेंगे जर्सी, जर्सी, करनस्पिस, होल्स्टाइन, फ्रिंसीहॉर्न, साहीवाल। क्वेश्चन पूछ सकता है फ्रिंसीहॉर्न, साहीवाल किसका किस्म है? तो ये गाय का किस्म है। अगला क्वेश्चन आता है एंटीबॉडीज बने होते हैं किसके से? एंटीबॉडीज किससे बने होते हैं? या ग्लाइकोप्रोटीन से क्या बना होता है? तो आंसर याद रखेंगे एंटीबॉडीज जो है ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है, एंटीबॉडीज। अगला एंटीजन किसमें उपस्थित होते हैं? तो एंटीजन जो है दो भारी श्रृंखला के बीच उपस्थित होते हैं। एंटीजन का होता है दो भारी श्रृंखलाओं के बीच में क्या उपस्थित होता है? एंटीजन उपस्थित होता है। अगला सबसे बड़ा आकार का इम्यूनोग्लोबुलिन का नाम बतलाएं? तो जिसका याद रखेंगे IgM। ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन होता है? तो ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन कहलाता है, और कैंसर के लिए जो उत्तरदायी कारक होते हैं जिसको ऑन्कोजीन कहते हैं, और इस अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। अगला आता है कोकिन किससे प्राप्त होता है? कोकिन किससे प्राप्त होता है? तो याद रखेंगे कोकिन जो है एरिथ्रोजाइलॉन से प्राप्त होता है। कोकिन किससे प्राप्त होता है? एरिथ्रोजाइलॉन से क्या प्राप्त होता है? कोकिन की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन आपका हैजा, हैजा किसके कारण होता है? याद रखेंगे हैजा विब्रियो कोलोरी, विब्रियो कोलोरी नामक जो है ये जीवाणु के कारण हो रहा है, जो छोटी आंत को प्रभावित कर देता है। क्षय रोग किसके कारण होता है? क्षय रोग ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। क्षय रोग जिसको टीबी भी बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण क्षय रोग होता है। अगला टाइफाइड किसके कारण होता है? याद रखेंगे टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है। टाइफाइड किसके कारण? साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण क्या होता है? टाइफाइड होता है। न्यूमोनिया, न्यूमोनिया किसके कारण होता है? याद रखेंगे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के कारण। न्यूमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के कारण क्या होता है? न्यूमोनिया रोग होता है। अगला है मलेरिया, मलेरिया का कारक कौन है? मलेरिया का है परजीवी प्लाज्मोडियम, जिसमें आपका इसमें 4 कैटेगरी मिलते हैं, तभी आपको इतना ही याद रखना है मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम। अगला हाथी पांव रोग का कारण है बुचेरिया बॉन क्रॉफ्टाई, बुचेरिया बॉन क्रॉफ्टाई किसका? हाथी पांव रोग का। अगला है वह एंजाइम
57 नंबर क्वेश्चन, वह एंजाइम जो डीएनए के अणु को खंडों में काट देता है उस एंजाइम को कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। जो डीएनए के अणुओं को खंडों में विभक्त कर दे उसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहा जाता है। जंक डीएनए क्या होता है, तो नॉन कोडिंग क्रम को जंक डीएनए कहते हैं। एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत किसने दिया, तो याद रखेंगे बिडल टैटम। एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत बिडल टैटम ने दिया है। मैसेंजर आरएनए का निर्माण कहाँ होता है, तो याद रखेंगे केंद्रक में। मैसेंजर आरएनए का निर्माण कहाँ होता है, केंद्रक में। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, कोडोन शब्द में कोडोन की संख्या कितनी होती है। कोडोन शब्दकोशों में कोडोन की संख्या कितनी होती है, याद रखेंगे कोडोन शब्दकोशों में कोडोन की संख्या होती है 64 गो। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक कोडन कौन कौन से होते हैं। प्रारंभिक कोडन जो बोलते हैं AUG और GUG को बोलते हैं। एडेनिन, यूरासिल, गुआनिन, गुआनिन, यूरासिल और गुआनिन। याद रखेंगे AUG और GUG को प्रारंभिक कोडन कहा जाता है। 63 नंबर क्वेश्चन, समापन कोडन किसे कहते हैं। समापन कोडन याद रखेंगे UAA, UAG, UGA। यू का मतलब यूरासिल, एडेनिन, एडेनिन, यूरासिल, एडेनिन, गुआनिन, यूरासिल, गुआनिन, एडेनिन, ये समापन कोडन होते हैं। अगला, प्रत्येक जीन में औसतन नाइट्रोजनी क्षार जोड़ों की संख्या कितनी होती है। प्रत्येक जीन में औसतन नाइट्रोजनी क्षार जोड़ों की संख्या जो है लगभग 3000 हो जाती है। मनुष्य के जीनों में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जीन का नाम क्या है। मनुष्य के जीनोम में पाए जाने वाली सबसे बड़ी जीन का नाम है डिस्ट्रोफिन। क्या नाम है, डिस्ट्रोफिन। एडेनिन एवं थायमिन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या कितनी होती है। एडेनिन एवं थायमिन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या होती है 2। अगला क्वेश्चन, गुआनिन एवं साइटोसिन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या कितनी होती है, तो याद रखेंगे 3। गुआनिन एवं साइटोसिन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या 3 होती है। अगला, न्यूक्लियोटाइड के घटक कितने हैं। न्यूक्लियोटाइड के 3 घटक होते हैं, नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोज शर्करा और फास्फेट। अगला क्वेश्चन है, डीएनए के द्विगुणन में किस एंजाइम की भूमिका मुख्य रूप से होती है। डीएनए के द्विगुणन में किस एंजाइम का, तो याद रखेंगे डीएनए पॉलीमेराइज एंजाइम का। डीएनए की जांच किस विधि द्वारा की जाती है। डीएनए की जांच जो है फ्यूलेजन रिएक्शन के फ्यूलेजन अभिक्रिया के द्वारा डीएनए का जांच होता है। डीएनए अणु में साइटोसिन अगर 18% हो तो एडेनिन की मात्रा कितनी हो जाएगी, याद रखेंगे 32%। युग्मनज का संरचना कैसा होता है। अगला क्वेश्चन आपका, युग्मनज का संरचना ये द्विगुणित होता है, द्विसंरचना वाला है। कोशिकीय अवस्था में भ्रूण को क्या बोलते हैं। कोशिकीय अवस्था में भ्रूण को मरोला कहते हैं। असत्य फल का निर्माण किससे होता है, याद रखेंगे पुष्पासन के द्वारा होता है। सत्य फल का निर्माण किसके द्वारा होता है, अंडाशय के द्वारा होता है। परागकण में कौन से विटामिन पाए जाते हैं, विटामिन ए पाए जाते हैं। अंडोत्सर्ग नियंत्रण किस हार्मोन के द्वारा होता है, तो याद रखेंगे एफएसएच जिसको प्रेरक पुटिका हार्मोन कहते हैं, और एलएच जिसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं, जिसको कॉर्पस ल्यूटियस के द्वारा एलएच हार्मोन का स्त्राव होता है। ग्राफियन फॉलिकल किसमें पाए जाते हैं, याद रखेंगे ग्राफियन फॉलिकल जो है मेढक के अंडाशय में पाए जाते हैं। ग्राफियन फॉलिकल कहाँ पाए जाएंगे, मेढक के अंडाशय में। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण पोष में क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाएगी, 3n, याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन, बंगाल का अंतक किसे कहते हैं, जलकुंभी को। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए जय हिंद, जय भारत।